गाइस, वेलकम बैक। बात कर रहे हैं क्रांति के चरण, फ्रांस की क्रांति के पार्ट 4। क्रांति के चरण चार नहीं, हम बात करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जो सेकंड चरण है वो छोटे छोटे 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चरण। प्रथम चरण। जब बास्तील के किले पर जनता ने अधिकार कर लिया तो उसके बाद संविधान निर्माण के लिए जो चेंजेस आए, कैसे कैसे आए देश में, उसके फर्स्ट जो चरण था, जो स्टेज थी, उसे हमने वो था 1789 से 1791, यानी 2 साल का। इसके अंदर संविधान सभा, जो नए लोग चुने गए थे या जिन्होंने अपनी संविधान सभा का निर्माण किया था टेनिस कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा कि जो मौलिक अधिकार है, जो संविधान सभा थी उसने कहा कि मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को दिए जाएंगे। तो ये उन्होंने एक घोषणा कर दी कि मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को दिए जाएंगे। इसका प्रारूप जो तैयार किया गया था वो फ्रांस के सेनापति लिफायते, जिसके बारे में हमने पहले ही बात की है, लिफायते ने किया था। इसके बारे में, इस मौलिक अधिकार के जो घोषणा पत्र था, इसके बारे में एक वहाँ के राइटर थे लियो गोर्शॉय ने लिखा था कि यह घोषणा पत्र जो पुरानी व्यवस्था थी, एक उनकी सेइंग्स है कि पुरानी व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र है। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि मौलिक अधिकार क्या किसने दिया, संविधान सभा ने और लिफायते के द्वारा। इसकी संविधान सभा ने देश के संविधान का भी निर्माण किया। मौलिक अधिकारों की घोषणा के बाद, घोषणा पत्र के बाद संविधान का निर्माण किया, जिसको बनाने के अंदर मिराबो प्लस CH 2 व्यक्ति थे, जिनका बहुत ही प्रमुख योगदान था। अब ये जो संविधान सभा थी, मौलिक अधिकार इसने बनाए, संविधान भी बनाया। उसके बाद इन्होंने नई व्यवस्थापिका इसका भी निर्माण किया, या व्यवस्थापिका हम करें तो विधानसभा का निर्माण किया। इस विधानसभा के अंदर 745 सदस्य थे और इसका जो टाइम पीरियड था वो 2 इयर्स का किया गया। और इसके साथ ही साथ फ्रांस के अंदर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सीमित राजतंत्र की शुरुआत की गई। यहाँ पे एक और नई चीज़ थी जो इम्पोर्टेंट थी। यहाँ पे संपत्ति के अधिकार पर, संपत्ति के आधार पर मतदान का अधिकार दिया गया। यानी कि जो यहाँ एक इम्पोर्टेंट, या ये जो कहें कि इम्पोर्टेंट फैक्ट था, वो ये था कि जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा संपत्ति होगी वो ही वोटिंग कर सकता था। यानी जो फर्स्ट वर्ग था और सेकंड वर्ग, उनके पास तो संपत्ति काफ़ी थी, तो वो संपत्ति के अधिकार पर, अपने संपत्ति ज़्यादा होने की वजह से कहीं भी वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो थर्ड वर्ग था उसे यहाँ थोड़ा सा फिर से नीचे देखना पड़ा। इसके साथ ही साथ संविधान सभा ने चर्च की जो संपत्ति थी, चर्च की संपत्ति थी, उसे भी जब्त करने का आदेश दे दिया गया। इसके बाद एक आता है हमारे पास असाइनेट बोर्ड। असाइनेट बॉन्ड। असाइनेट बॉन्ड, जब चर्च की संपत्ति को जब्त किया गया तो एक असाइनेट बॉन्ड जारी किए। इस असाइनेट बॉन्ड पर ब्याज दिया जाता था और धीरे धीरे इसको आगे चलकर मुद्रा के रूप में भी यूज़ किया जाने लगा। संविधान सभा जो थी उसने वोल्टेयर, जो क्रांति को जगाने वाले या प्रमुख मसीहा कहते हैं फ्रांस की क्रांति के, वोल्टेयर के सिद्धांतों पर जो पादरी थे उनके लिए एक शपथ पत्र
तैयार किया, शपथ पत्र तैयार किया, जिसमें कहा गया कि फ्रांस की जो पादरी है वो फ्रांस के प्रति निष्ठावान रहेंगे, फ्रांस के प्रति निष्ठावान रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट स्टेज क्लियर होती है, जिसके अंदर संविधान सभा ने अपना निर्माण किया और मौलिक अधिकार संविधान बनाया, जिसमें मिराबोर सियाज की प्रमुख योजना थी, और नई विधानसभा गठन किया, संपत्ति के अधिकार पर मतदान का अधिकार दिया और चर्च की संपत्ति जब्त की। देन चर्च की संपत्ति जब्त करने के बाद साइनेट बॉन्ड उन्होंने दिए, जिसके ऊपर ब्याज दिया जाता, बाद में इसे मुद्रा के रूप में यूज़ किया गया। साथ ही साथ जो फ्रांस के अंदर क्लर्जी वर्ग था, जिसके अंदर ये जो इनके पादरी आते थे, तो इनके लिए भी इन्होंने एक शपथ पत्र तैयार किया, जिसमें कहा कि पादरी अपना काम नहीं करेंगे बल्कि फ्रांस एक कंट्री के लिए निष्ठावान रहेंगे। तो नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा सेकंड चरण, सेकंड स्टेज, द्वितीय चरण। द्वितीय जो चरण था 1791 से लेकर अक्टूबर 1795। इस सेकंड चरण के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी हम करें। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या हुआ, विधानसभा का जो गठन किया गया, एक मिनट इसे हम बीच में लिखते हैं। विधानसभा का गठन किया गया, इसके अंदर लिफायते के अंडर के अंदर कुछ सदस्य जो थे वो चाहते थे कि सीमित राजतंत्र हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, बिकॉज विधानसभा के अंदर तीन पार्ट थे, तीन दल थे, जिसे फर्स्ट था जैकोबियन दल। ये जैकोबियन दल जो था ये हमेशा बाईं ओर बैठता था, हमेशा विधानसभा के अंदर हमेशा बाईं ओर बैठता था, और साथ ही साथ ये ऊंचे एरिया पर बैठता था, जिसकी वजह से इन्हें माउंटेन क्या कहते थे, माउंटेन भी कहा जाता था। ये बहुत ही एग्रेसिव, उग्र और राजा के विरोधी और क्रांति के समर्थक लोग थे। इनके अंदर जो मेन व्यक्ति थे, जिसमें दांतो मारा और रॉब्सफियर थे। उसके बाद जो राइट साइड में जो व्यक्ति बैठते थे, जो दाईं ओर बैठते थे, उनका नाम था जिरोंदिस्ट। इस दल के सदस्य हमेशा विधानसभा में दाईं ओर बैठते थे। इसका एक प्रमुख सदस्य था जिसका नाम था ब्रिसेंट। इसके नाम पर इस दल का नाम, जैसे इधर इस जैकोबियन को माउंटेन कहते थे, इसी तरह ब्रिसेंट के नाम पर इसे ब्रिसोंटिस कहते थे। ये राजा के समर्थक थे और इन्हें क्रांति नहीं चाहिए थी। इसके प्रमुख जो सदस्य थे वर्गनोट, मादाम रोला और बुंजो। अब इसके बाद जो थर्ड एक और मिडिल के जो दो व्यक्ति बैठते थे उनको बोलते थे मैन ऑफ प्लेन। ये सदस्य बीच में बैठते थे। इसी टाइम फ्रांस की क्रांति के सेकंड स्टेज के अंदर जो फर्स्ट पार्ट था, उसी के अंदर विदेशी जो आक्रमण हुए थे,
उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। जो विदेशी शक्तियाँ थी, जब फ्रांस ने क्या किया, अपना संविधान बनाया, तो फ्रांस के आसपास जो बड़ी शक्तियाँ थी जैसे कि प्रशा और ऑस्ट्रिया, ये जो देश थे वो चाहते थे कि अगर फ्रांस के अंदर ऐसा हो गया तो कल को हमारे देश के अंदर भी ऐसा हो सकता है। और ऑलरेडी वो राजा को अपने मित्र बताते थे, तो वो चाहते थे कि हम फ्रांस के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको कंट्रोल करें और राजा रानी को बचाया जाए। तो इस टाइम फर्स्टली क्या हुआ, पांडुआ की घोषणा हुई। पांडुआ की घोषणा, इसमें क्या हुआ, ये करीबन जुलाई 1791 में हुई। इसमें ऑस्ट्रिया, जो ऑस्ट्रिया था, इसका शासक था एक लियोपोल्ड। लियोपोल्ड ने कहा कि हम लियोपोल्ड ने यूरोप के कंट्रीज को कहा कि हमें लुई 16 की हेल्प करनी चाहिए। फिर आई पिलेनिज घोषणा। इसके अंदर ऑस्ट्रिया प्लस प्रशा के राजा फेडरिक, यहाँ पे राजा था लियोपोल्ड और यहाँ प्रशा का राजा था फ्रेडरिक। फ्रेडरिक ने कहा कि हम संयुक्त रूप से ये घोषणा करते हैं कि अगर यूरोप के अन्य राष्ट्र भी अगर फ्रांस को मिलिट्री फोर्सेस भेजते हैं तो हम फ्रांस के इंटरनल चैप्टर्स, जो इंटरनल मामले हैं, उसके अंदर हस्तक्षेप करने को तैयार है। इसके बाद ब्रुन्सविक घोषणा, जुलाई 1792। यहाँ पर ब्रुन्सविक घोषणा के अंदर ऑस्ट्रिया व प्रशा ने फ्रांस को चेतावनी दी कि अगर उनके जो लुई 16 फ्रांस के जो राजा है उसके साथ अगर कोई गलत व्यवहार होता है तो हम फ्रांस पर आक्रमण करेंगे। लेकिन फ्रांसीसी जनता मानने वाली कहाँ थी। उन्होंने क्या किया, दिसंबर 1792 के अंदर लुई 16 पर मुकदमा चला दिया और आरोप लगाया कि राजा विदेशी शक्तियों के साथ मिला हुआ है और राजा ने गुप्त सैनिक दस्तावेज दुश्मन तक पहुंचाए और साथ ही साथ देश से बाहर गए सामंतों के साथ राजा की सहानुभूति है। और ये आरोप सही सिद्ध हुए, जिसकी वजह से जनवरी 1793 में राजा को मृत्युदंड दे दिया। इस मृत्युदंड देने के टाइम जो जिरोंदिस दल था, जैकोबियन जो दल था, इसका एक लीडर था रॉब्सफियर। इसने कहा कि अगर राज्य को जीवित रखना है, राज्य को जीवित रखना है, अर्थात अगर देश को बचाना है तो राजा को मरना पड़ेगा। तो इस विधानसभा के अंदर रॉब्सफियर जो मेन थे, इन्होंने लीड किया और राजा को मरवा दिया गया। इसके बाद आता है सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड स्टेज। इसके अंदर राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुए करीबन सितंबर 1792 से अक्टूबर 1795, राष्ट्रीय सम्मेलन। इसके अंदर 1793 में राजा को मारने के बाद देश के लिए दूसरा संविधान बनाया गया। इसमें गणतंत्र, यहाँ पे हम बात कर चुके हैं कि इन्होंने बात की थी फर्स्ट क्रांति के अंदर कि सिर्फ हमें संपत्ति के अधिकार पर मताधिकार दिए जाएंगे, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, गणतंत्र। यहाँ देखिए सीमित राजतंत्र नहीं है, गणतंत्र प्लस
सार्वभौमिक अधिकार। इसीलिए पहले वाला संविधान इन्होंने कैंसिल कर दिया और नया संविधान बनाया जहां पर सार्वभौमिक अधिकार देने की इन्होंने बात की। लेकिन यह संविधान लागू नहीं हो सका। इसकी वजह से जिरोंदिस्ट वर्सेस जैकोबियन दोनों के बीच में संघर्ष बढ़ गया और फ्रांस के अंदर जो शुरू हुआ आतंक का युग, जो करीबन 1793 से 1794 तक चला। इसके अंदर जो एक क्रांतिकारी थे रॉब्सफियर, उनके द्वारा औपचारिक रूप से करीबन मार्च 1793 में एक क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अंदर रॉब्सफियर द्वारा जो दो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। पहला था जन सुरक्षा समिति और दूसरा था इसके अंदर संदेह का कानून। इसके अंदर क्या किया, ये जन सुरक्षा समिति थी, ये रॉब्सफियर के अंडर में बनी थी। इसके द्वारा इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों मामलों पर, देश के इंटरनल एक्सटर्नल मामलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। संदेह का कानून क्या था, इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को, जो हमने बात की क्रांतिकारी न्यायालय, उसमें ले जाया जा सकता था और उसे मृत्यु दंड संदेह के आधार पर भी दिया जा सकता था। तो इसके अंदर करीबन 15,000 लोगों को गिलोटिन, जिसके अंदर व्यक्ति की गर्दन काट देते गिलोटिन पर चढ़ाया गया और करीबन 5,000 लोगों को पेरिस में मृत्युदंड दिया गया। अब आतंक का युद्ध एंड होने की तरफ आया, जिसमें थर्ड आता है हमारे पास थर्मिडोरियन प्रक्रिया। इसमें क्या हुआ, जुलाई 1794 में रॉब्सफियर प्लस उसके सहयोगी, इन सभी को मृत्युदंड दे दिया जाता है, जिसे हम थर्मोडोरियन प्रक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद देश में एक सेना का गठन शुरू हुआ, जिसके अंदर कार्नट नामक व्यक्ति ने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। कार्नट ने करीबन 7.5 लाख, करीबन 7,70,000 सैनिकों का एक गठन तैयार किया और इन्होंने कहा कि 18 से 25 वर्ष के जो व्यक्ति हैं उनको, उन युवाओं के लिए अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया। 1 मार्च से मार्सलस फ्रांस का नेशनल एंथम या राष्ट्रीय गीत बनाया गया। जो ये सैनिक थे इस गीत को बार बार दोहराते थे और इस मार्सलस को बनाने वाला जो व्यक्ति था रुगोडी एल ऑयल। इनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार किए गए और कानूनों को एक सूचीबद्ध बनाने का कार्य शुरू किया गया, प्लस निग्रो स्लेवरी को ख़त्म किया गया, और एक इन्होंने क्रांतिकारी कैलेंडर बनाया, जिसमें मंथ के अंदर 12 महीने होते थे और प्रत्येक मंथ में 10 दिन का एक हफ्ता होता था। यानी कि जो मंथ था
वो 3 वीक में डिवाइडेड था। तो अब आती है हमारे पास थर्ड स्टेज या क्रांति का तृतीय चरण। इसके अंदर क्या हुआ, डायरेक्टरी का जो शासन चल रहा था, डायरेक्टरी, इसके शासन के अंदर या संचालन मंडल था, उसमें फ्रांस में अराजकता फैल गई, यानी कि लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। इसी टाइम पीरियड के दौरान नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। ये जो डायरेक्टरी थी, इसके अंदर 5 संचालक थे जो फ्रांस को चला रहे थे। इन 5 संचालक के द्वारा ही नेपोलियन को काम दिया गया कि ऑस्ट्रिया प्लस इंग्लैंड को पराजित किया जाए। इन 5 संचालक में कौन कौन थे? लवोरियर, लेपो, ला तुर्नियर, बरास, सोएज और रेवॉल। नेपोलियन के द्वारा संचालक मंडल को हटाकर नेपोलियन ने संचालक मंडल को हटाया और नई व्यवस्था शुरू की जिसे नाम किया गया काउंसिल व्यवस्था। नेपोलियन ने खुद के लिए कहा था कि मैं क्रांति का पुत्र हूं। जब ये अराजकता फैली और फ्रांस में जो आर्थिक संकट था, उस टाइम एक नई मुद्रा चलाई गई थी, कागज की मुद्रा। इस मुद्रा को नाम दिया था साइगेंस। तो इस प्रकार क्रांति के चरण शुरू होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ द फ्रांस क्रांति, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट का कैसे उदय हुआ और उसने कैसे इटाली मिस्र पर अटैक करके उसे जीता, काउंसिल व्यवस्था में कैसे उसने सुधार किए। साथ ही साथ नेपोलियन ने देश के अंदर कौन कौन से सुधार किए उनके बारे में बात करेंगे। इन सुधारों के बाद जैसे ही फ्रांस एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने को होता है, तो कैसे ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और अदर कंट्रीज मिलकर नेपोलियन के साथ युद्ध करते हैं और कॉन्टिनेंटल सिस्टम बनाते हैं, और वाटरलू के युद्ध के साथ कैसे नेपोलियन का एंड हुआ, और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।